हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो लेक्चर है वो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क है। ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य, जो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और सबसे पहले अपन समझेंगे इंटरनल एनर्जी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। ये अपने पास कोई सिलेंडर है, और ये इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। और इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल हैं। सपोज दैट इसमें अपन मान लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, और ऑक्सीजन गैस के यहां पर दो मॉलिक्यूल हैं। ये है अपनी ऑक्सीजन गैस O2, और ऑक्सीजन गैस जो O2 है इसमें दो मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी तीन प्रकार से। कोई भी गैस का जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के पास थ्री टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक अपन बात करें कि इस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसका मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली कहीं भी मोशन कर सकता है, यानी वो यादृच्छिक गति कर सकता है, अपनी इच्छानुसार गति कर सकता है। तो गैस का मॉलिक्यूल जो रेंडमली मोशन करता है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अपने को पता है कोई भी सिस्टम में गैस भरी हुई है तो गैस का मॉलिक्यूल के लिए कोई भी ऐसे डिफाइन नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर ही मोशन करेगा, वो रेंडमली कहीं पर भी मोशन कर सकता है। और गैस का मॉलिक्यूल जब रेंडमली कहीं पर भी मोशन करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां मैं तीन काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं। उसके बाद अपन डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो गैस का मॉलिक्यूल रेंडमली कहीं भी मोशन करता है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को के से अपन शो करेंगे, और ये ट्रांसलेशनल है यानी यादृच्छिक गति के कारण कहीं पर भी जा सकता है मॉलिक्यूल। तो ट्रांसलेशनल के लिए इसको लिखते हैं केटी से। दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड की अपन बात करें, जैसे अपने पास गैस O2 ऑक्सीजन जो गैस है इसके जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। जैसे इसकी बात करें अपन, एक O यहाँ है, एक O यहाँ है। तो गैस, ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रोटेशन भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से रोटेशन भी कर सकते हैं। तो उस रोटेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको अपन बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपन लिखेंगे के आर से। एंड थर्ड जो एनर्जी होगी, थर्ड एनर्जी को अपन बोलेंगे वाइब्रेशनल, यानी ऑक्सीजन गैस के दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है एज लाइक स्प्रिंग, ऐसे मान के चलते हैं अपन कि दोनों मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। और स्प्रिंग से बंधे हुए हैं तो इसमें जो इलास्टिसिटी होगी यानी ये वाइब्रेट करेंगे दोनों मॉलिक्यूल, यानी इस प्रकार से ये मूव कर सकते हैं। तो जब वाइब्रेशन करेंगे दोनों मॉलिक्यूल तो इस वाइब्रेशन के कारण जो इनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको अपन बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी।
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन लिखेंगे के वी, वी फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में अपने से पूछता है। तो दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके पास 3 प्रकार की इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे इस सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल है, आप कोई भी मॉलिक्यूल इसमें से उठा लीजिए, प्रत्येक मॉलिक्यूल है वो 3 प्रकार की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी रखता है। पहला तो ये फ्रीली कहीं मूव कर सकता है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज केटी। सेकंड, इसमें मॉलिक्यूल है वो कैसे भी रोटेशनल कर सकता है, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और 2 मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग की तरह बंधे हुए हैं, तो उनमें वाइब्रेशन होगा, दोनों हिलेंगे, तो वाइब्रेशन करेंगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज केवी। एक अपन बात करते हैं इस गैस के जो मॉलिक्यूल है O2, इस मॉलिक्यूल के पास में अपन कोई दूसरा गैस का मॉलिक्यूल लेते हैं। कोई भी गैस है, ये जो ऑक्सीजन के अलावा है, जैसे ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, ये कोई दूसरी गैस का है। तो अपने फिजिक्स में ये मानते हैं कि 2 डिफरेंट जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, दुर्बल आकर्षण बल काम करता है। तो इन दोनों के बीच में एक वीक अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स। इन दोनों के बीच में वीक अट्रैक्शन जो फोर्स होगा, उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी, उसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यानी 2 डिफरेंट गैसेज हैं अपने पास, इन दोनों डिफरेंट गैसेज के मॉलिक्यूल के बिटवीन एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और जो वीक अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है, उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको मैं लिखूंगा VC। तो बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कोई भी एक जो पार्टिकल है, उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट काइनेटिक एनर्जी, अपन ने काइनेटिक एनर्जी के 3 टाइप्स पढ़े हैं। तो जैसे ही माइंड में इंटरनल एनर्जी आता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो सीधा सीधा लॉजिक जानना चाहिए कि पार्टिकल की 3 तो होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को मीनिंग ये कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, KT प्लस KR प्लस KV, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और प्लस V। या यूं कहें अपन कि इन चारों एनर्जीज को अपन ऐड करें, और जो वैल्यू आएगी वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी को अपन U से डिनोट करते हैं। तो यहां पर टोटल या इंटरनल एनर्जी बोले, इंटरनल एनर्जी जिसको अपन U से शो करते हैं, वो इंटरनल एनर्जी किस प्रकार की होगी, KT प्लस KR प्लस KV प्लस V। यानी पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी होगी KT प्लस KR प्लस KV प्लस V। यानी इंटरनल एनर्जी के बारे में अपने से पूछता है, तो इंटरनल एनर्जी से 3 तो काइनेटिक एनर्जी अपने माइंड में आनी चाहिए, और एक पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब यहां ये जो टोटल जो एनर्जी है, ये अपने को ये नहीं पता कि सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस है या रियल गैस है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि अपने पास आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो है,
जो आदर्श गैस है उनके कोई भी दो अणु हैं, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगता। ये अपन छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि आदर्श जो गैस है उसके गुण धर्म यानी उसकी प्रॉपर्टीज जो है आइडियल गैस की, उसमें ये पढ़ते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस नो अट्रैक्शन बिटवीन टू मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यानी फॉर एन आइडियल गैस देयर इज नो एनी अट्रैक्शन अमोंग द पार्टिकल्स। तो आइडियल गैस के लिए मैं बात कर लेता हूं, देयर इज, या फिर अपन बात करें फॉर एन आइडियल गैस देयर इज नो अट्रैक्शन, या इंट्रैक्शन भी अपन इसको बोल सकते हैं, देयर इज नो एनी इंट्रैक्शन among the particles, among the particles। यानी अपन ने यहां ये जो बात की थी कि गैस के कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं डिफरेंट डिफरेंट गैस के, और इन दोनों गैस के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस जो है उसके केस में नहीं होता। तो इन डिफरेंट डिफरेंट गैस के जो दो मॉलिक्यूल थे, इन दोनों के बीच में वीक अट्रैक्शन जो फोर्स काम कर रहा था वो आइडियल गैस के केस में नहीं करता है, और इन दोनों के बीच में वीक अट्रैक्शन जो फोर्स है उसकी वजह से जो एनर्जी आई थी जिसको अपन ने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मीनिंग आइडियल गैस के केस में ये वाली जो एनर्जी है वो नहीं होगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी वीक अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है आइडियल के गैस के केस में। तो ये जो इक्वेशन इंटरनल एनर्जी होगी, ये इंटरनल एनर्जी अपन बोल सकते हैं किसकी है, रियल गैस। क्योंकि अपने को पता है आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स, दुर्बल आकर्षण जो बल है वो काम नहीं करता है। तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस प्रकार की होगी? तो अपन इसको लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस is the sum of all types of kinetic energy of the particle, because यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन काम में नहीं लेंगे। तो जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो किसकी सम के इक्वल होगी? ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल। तो यहां अपन लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी of the ideal gas is the sum of all the types of kinetic एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दीजिए तो सम ऑफ द ऑल द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जो इंटरनल एनर्जी होगी यू, वो क्या होगी? KT प्लस KR प्लस KV। इस केस में ये नहीं होगा, तो इसको अपन लिखेंगे KT प्लस KR प्लस KV। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये है आइडियल गैस की। तो अपने से एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो पार्टिकल की है वो ऑल द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम करते हैं अपन, यानी सभी प्रकार की गतिज ऊर्जाएं और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होती है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहलाता है। रियल गैस के केस में इसकी इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन ये होगी, और आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी वीक अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है।
तो इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस के केस में होगी वो ये होगी। अब अपन बात करते हैं कि आइडियल गैस के केस में कोई अपने से न्यूमेरिकल पूछता है, जैसे दो अपने पास कोई गैस के भरे हुए सिलेंडर है, एक को अपने स्थिर रख रखा है और एक कोई जैसे बस में रखा हुआ है, और अपने से ये कहता है कि कौन से गैस या कौन से सिलेंडर में उपस्थित जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। एक तो स्थिर रखा हुआ है और एक मूविंग है, तो अपने माइंड में ये नहीं जाना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी जो मूविंग है उस सिलेंडर की ज्यादा होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इंटरनल एनर्जी का पता कैसे चले कि कौन से सिलेंडर की जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? एक तो अपन ने एक जगह पर सिलेंडर जो रखा हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है, बिकॉज इस सिलेंडर के अंदर के तो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर रहे हैं, बट एक अपन ने बस में जो सिलेंडर रख रखा है, चलती हुई बस में किसी सिलेंडर को रख रखा है, तो उसमें गैस तो गति कर रहे हैं, साथ साथ में बस भी कर रही है, लेकिन अपन उसको मेजर करते हैं तो अपन भी उसके साथ मूव कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गतिशील सिलेंडर के जो गैस हैं उनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। आप एक पॉइंट ध्यान रखिए कि इंटरनल एनर्जी को मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिलेंडर। जैसे मैं ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां से गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है वो मेजर की जाती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन लिख सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज मेजर्ड with respect to the center of mass of the system। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछे कि कोई भी आइडियल गैस के केस में यदि अपन बात करें कि कोई भी सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे पता करेंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो वो इंटरनल एनर्जी है वो मेजर की जाएगी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जिसको द्रव्यमान केंद्र अपन बोलते हैं। एक अपन बात करते हैं द इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल। इसके बारे में अपन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। द इंटरनल एनर्जी is a state variable, very important, state variable, यानी it is depend only on the state of the system, it is depend only on the state of the system and does not depend on path, and does not depend on the path। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। कोई भी सिस्टम है अपने पास, उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, उस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सभी पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी काउंट कीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी।
यहां लिखा गया कि द इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल, इट इज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अपन जैसे बात करते हैं, यहां अपने पास कोई पोजीशन है जिसके ऊपर वेरिएबल्स हैं अपने पास P1, V1, T1, जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं, और दूसरी पोजीशन है अपने पास जिसके ऊपर पार्टिकल की वेरिएबल्स हैं P2, V2 और T2। अब अपन बात करें कि यहां से इस प्रकार के पाथ में जाते हैं, यानी P1, V1, T2, ऐसे पाथ में गए तो अपने को पोजीशन A से B तक जाना है। यहां पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी है U1 और यहां पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी है U2। तो A टू B अपन गए और किस प्रकार से गए, P1, V1, T2। तो P1, V1 कांस्टेंट है, केवल अपन ने टेम्परेचर को चेंज करके पॉइंट B के ऊपर अपन पहुंचे। जैसे कोई पॉइंट A है वो कम टेम्परेचर का है, पॉइंट B ज्यादा टेम्परेचर का है, तो कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर अपने को पहुंचना है, तो आप पार्टिकल की केवल टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ताकि वो पॉइंट B तक चला जाए। P1, V1 ऐसा का ऐसा है, और अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया और पॉइंट B के ऊपर पहुंच गए। तो A पॉइंट के ऊपर अपनी इंटरनल एनर्जी U1 है, B पॉइंट के ऊपर अपनी इंटरनल एनर्जी है U2 है। अब यहां ये मैटर नहीं करता कि अपन किस प्रकार से आए, कल को अपन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, जैसे ये P1, जैसे अब की बार अपन ने वॉल्यूम को भी चेंज कर दिया V2, T2, तो यहां पहुंचे तो अपने को इंटरनल एनर्जी तो U2 ही मिल गई। तो कहने का मतलब ये इंटरनल एनर्जी ये डिपेंड नहीं करती कि अपन किस प्रकार से पाथ पे होकर आए हैं। जब अपन स्टेट यानी पोजीशन A के ऊपर थे तो उसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, और स्टेट B के ऊपर अपन थे तो उसकी इंटरनल एनर्जी U2 थी। ही डजंट मैटर कि अपन A टू B किस प्रकार से पाथ से होके आए हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि अपने A स्टेट पर इंटरनल एनर्जी U1, B स्टेट के ऊपर इंटरनल एनर्जी U2, ये डिपेंड नहीं किया कि अपन किस प्रकार से पाथ पे होके आए, यहाँ पर P1, V1, T2 से होके आए, यहाँ पर P1, V2, T2 से होकर आए हैं। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस पॉइंट के ऊपर इंटरनल एनर्जी U1 है तो U1 रहेगी, इसके ऊपर U2 है तो U2 ही रहेगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इट इज डिपेंड ओनली द स्टेट, यानी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि A पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी कितनी है, B स्टेट के ऊपर पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी कितनी है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब कोई मायने नहीं रखता कि अपन A टू B है वो किस प्रकार से पाथ से होके अपन गए। तो आइडियल केस के आइडियल जो गैस है उसके केस में अपने को ध्यान रखना है कि पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है पाथ के ऊपर। अब अपन बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस प्रकार से चेंज होती है। कोई भी सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी किस प्रकार से चेंज होती है। There are थ्री वेज, अपने पास तीन ऐसे वे होंगे जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी किस प्रकार से चेंज होगी। देयर आर थ्री वेज टू चेंज
इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यानी देर आर 3 वेज टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। यहां अपने पास 3 ऐसे वेज होंगे जिससे अपन ये पता कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज कैसे हुई। तो फर्स्ट है बाय परफॉर्मिंग वर्क, बाय परफॉर्मिंग वर्क, सभी को अपन एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है बाय एक्सचेंजिंग हीट, और थर्ड है अपने पास बाय एक्सचेंजिंग पार्टिकल। 3 अपने पास ऐसे वेज हैं जिससे अपन किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। एक तो बाय परफॉर्मिंग वर्क, कार्य करके, दूसरा बाय एक्सचेंजिंग हीट यानी ऊष्मा को एक्सचेंज करके, और थर्ड है बाय एक्सचेंजिंग पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स को अपन चेंज करके। तीनों के बारे में अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं। कब इंटरनल एनर्जी घटेगी, कब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? तो सबसे पहले अपन वर्क के केस में देखते हैं कि बाय परफॉर्मिंग वर्क, यहां पर वर्क को अपन 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो मैं कहता हूं कि सिस्टम के ऊपर ऐसा अपन कुछ करें, यानी गैस के मॉलिक्यूल पर एक तो अपन कार्य करें और एक गैस के मॉलिक्यूल है वो अपने आप कार्य करें। तो कौन से केस में इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी और कौन से केस में इंटरनल एनर्जी है वो घटेगी? यदि अपन सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हैं, यानी इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम या इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर अपन काम कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। जैसे अपन बात करते हैं, ये अपने पास सिलेंडर है, वर्क है वो 2 तरीके से करके दे। एक तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं खुद कार्य करें और दूसरा अपन उनसे कार्य करवाएं। तो कौन से केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कौन से केस में घटेगी? जैसे गैस का ये कोई मॉलिक्यूल है और इस गैस के मॉलिक्यूल ने इस पिस्टन के ऊपर टक्कर की, कोलाइड किया और ये वापस आ गया, और अपन ने क्या किया, इस पिस्टन को ऐसे जोर से नीचे की तरफ दबा दिया। तो यहां पर पिस्टन से टकराने से पहले गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी। पिस्टन को अपन ने, पिस्टन बहुत भारी है एज कंपेयर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, और पिस्टन को अपन ने जोर से नीचे की तरफ दबाया। तो क्या काइनेटिक एनर्जी टक्कर करने से पहले ज्यादा थी या काइनेटिक एनर्जी टक्कर करने के बाद में ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात है कि अपन पिस्टन को दबा रहे हैं, एक मतलब भारी चीज है वो एक छोटे से पार्टिकल के ऊपर गिरती है तो पार्टिकल को तेजी से भगा देती है। जैसे क्रिकेट में अपन किसी बॉल को फेंकते हैं और बॉल को फेंकते हैं तो बैट से वो कोलाइड करती है, तो बैट से टक्कर करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, फिर अपन ने उस पर परफॉर्म किया, जोर से अपन ने बल्ला घुमाया तो गेंद की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। तो कहने का मतलब अपन ने उसके ऊपर कार्य किया है। बॉल को मान लीजिए आप मॉलिक्यूल और बैट को मान लीजिए आप पिस्टन। तो मॉलिक्यूल पिस्टन को अपन दबाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर आप काम करते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की वो घटेगी या बढ़ेगी? तो वो बढ़ेगी इंटरनल एनर्जी। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस प्रकार से
इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर अपन काम करें तो इंटरनल एनर्जी है ये इंक्रीज होगी। ध्यान रखना किस प्रकार से होगी, आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। एक अपन बात करें कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो खुद ही वर्क करें, यानी इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम से काम करवाया जाए तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो घटेगी। कैसे घटेगी, इसका एक अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने काम नहीं किया सिस्टम के ऊपर, सिस्टम से ही अपन काम करवा रहे हैं, तो गैस के कई मॉलिक्यूल गए और कई मॉलिक्यूल गए तो इस पिस्टन से टकराई और पिस्टन से बम्बार्ड करके ये टक्कर की तो पिस्टन खिसक के यहां चला गया, एक्सपेंड हो गया। तो पार्टिकल जब ये गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक भारी चीज से टकरा रहे हैं, तो गैस का मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा हल्का होता है, वो एक भारी पिस्टन से टकराता है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देता है। ये अपन ने पढ़ा है, लॉजिक सा है। कोई भी हल्का पार्टिकल किसी भारी पार्टिकल से कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी गिर जाती है, कम हो जाती है। तो ये अपन ने लिखा कि इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम से काम करवाया जाए तो उसकी काइनेटिक इंटरनल एनर्जी 100% घटेगी। दूसरा अपन बात करते हैं बाय एक्सचेंजिंग हीट, हीट को एक्सचेंज करके अपन कैसे इंटरनल एनर्जी को घटा सकते हैं और कैसे इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अपने पास कोई बोतल में पानी रखा हुआ है, उस बोतल को यदि अपन फ्रिज में रख दें तो उस बोतल से क्या होगा, उसकी जो हीट है वो उससे सिस्टम से बाहर निकाली जाएगी, क्योंकि हीट जब बाहर निकलेगी बोतल से तभी वो बोतल ठंडी होगी। और उसी बोतल को अपन धूप में रखें तो वो हीट है वो ऑब्जॉर्व करेगी बोतल, तो पानी गर्म होगा। तो कहने का ये मीनिंग है, कोई भी थर्मोडायनेमिक अपने पास सिस्टम है उसको यदि हीट दी जाए यानी गिवन है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और यदि उससे हीट ली जाए यानी अपन इसके से टेकन करें तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी अपन सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। और इससे अपन लेवें, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। अब अपन बात करते हैं एक्सचेंजिंग पार्टिकल, पार्टिकल को एक्सचेंज करके कैसे अपन इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो सीधा सा लॉजिक है, कोई भी सिस्टम में यदि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि कम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो पार्टिकल के नंबर्स को इंक्रीज करें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे यानी कम करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो अपन लिख सकते हैं इसको, इफ पार्टिकल्स आर इंक्रीज तो यू है वो भी इंक्रीज होगा।
और उसके बाद में इफ पार्टिकल्स आर डिक्रीज देन इंटरनल एनर्जी डब। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है अपन ने समझा आइडियल गैस के केस में। तीन ऐसे वे होंगे अपने पास जिन वेज से इंटरनल एनर्जी को अपन चेंज कर सकते हैं। एक तो बाय परफॉर्मिंग वर्क करके, वर्क से भी दो तरीके से। एक तो सिस्टम से काम करवाएं अपन तो इंटरनल एनर्जी गिरेगी, अपन काम करें सिस्टम के ऊपर तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सेकंड बाय एक्सचेंजिंग हीट को कैसे एक्सचेंज करके, यदि किसी भी सिस्टम को अपन हीट दें तो उसकी इंक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम से अपन हीट ले लें तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल को अपन बढ़ा दें तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन कम कर दें डिक्रीज कर दें तो इंटरनल एनर्जी है वो कम होगी। अब बात अभी अपन ने केवल इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, हीट और जो वर्क है इसके बारे में अपन ने नहीं पढ़ा। तो तीनों एक ही चीज है, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तीनों की यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, जिसमें अपन जूल में मेजर करते हैं इन चीजों को। अब अपन बात करते हैं कि हीट है वो क्या है। जैसे अपन बात करें कि कोई भी पानी की अपने पास कोई टंकी है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जो पानी भरा हुआ है वो है उसकी इंटरनल एनर्जी टंकी की। और फिर अपन वॉल को खोल के उसमें से कोई पानी निकालें किसी बाल्टी में, तो बाल्टी में पानी आएगा और जो पानी बाल्टी के अंदर आएगा वो भी बाल्टी की इंटरनल एनर्जी है। बट आप इन दोनों सिस्टम से देखिए कि टंकी की इंटरनल एनर्जी और बाल्टी की जो इंटरनल एनर्जी है, उस टाइम जो पानी का फ्लो हुआ यानी पानी जो ट्रांसफर हुआ, जो ट्रांसफर होते टाइम जो पानी है वो हीट है अपन। यानी ऐसे ही हीट किसी पर्टिकुलर चीज को अपन नहीं देते। जैसे अपन बात करें कि एक अपने पास कोई गर्म वस्तु है, दूसरी भी कोई ठंडी वस्तु, दूसरी कोई ठंडी वस्तु है। ये गर्म अपने पास कोई सिस्टम है, एक ठंडा सिस्टम है, इन दोनों को अपन कांटेक्ट में रखें तो हीट है वो ट्रांसफर होगी ज्यादा से कम वाले सिस्टम की ओर, कोई पर्टिकुलर वेज में है नहीं। यानी अपन ये बोल सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हीट है। जैसे टंकी से बाल्टी के अंदर जो पानी जा रहा है, चलते हुए टाइम जो पानी है वो न तो टंकी की इंटरनल एनर्जी है और न ही बाल्टी की इंटरनल एनर्जी है, उसको बोलते हैं अपन हीट की फॉर्म। यानी उसको अपन हीट बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हीट ऐसा सा कुछ फ्लो होगा। तो अपन हीट की बात करें तो जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसको ही अपन हीट बोलते हैं। यानी ट्रांसपरेशन को ही अपन हीट बोलते हैं। तो बात करें अपन हीट की, हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इंटरनल एनर्जी जो अपन ने अभी पढ़ी है, इंटरनल एनर्जी is transferred from one body to another body is called heat। यानी कोई भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है तो उसको ही अपन हीट बोलते हैं। एक अपन बात करते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी।
वर्क जो है इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी या फिर एनर्जी। कार्य तो अपन एनर्जी से कुछ काम करवाते हैं, उसकी जो मैकेनिकल फॉर्म है यानी ऊर्जा का यांत्रिक रूप जो है वो कार्य है। और डियर स्टूडेंट्स, तीनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हीट क्या है। इंटरनल एनर्जी का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना ही हीट है। इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड हीट। इंटरनल एनर्जी का माइंड में आते ही दिमाग में आना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की 3 प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। उनको ऐड करें तो इंटरनल एनर्जी बनेगी। और आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। वर्क अपना क्या है? मैकेनिकल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ऊर्जा को अपन किस प्रकार से यूज में लें ताकि वो काम करे, उसको अपन वर्क बोलते हैं। तो मैकेनिकल फॉर्म है एनर्जी की। तीनों की ही यूनिट जूल है, बिकॉज तीनों एक ही चीज है। तीनों को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है।